कर देना चाहिए, ठीक है। 0 into 2 0, 3 into -1 -3, 4 into 5 20। A22 पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम A22 0 into 7 0, 3 into 1 3 और 4 into -4 -16 and the order is 2 by 2। बस हो गया। 2 + 1 3 + 10 13 और 7 - 9 - 2 और 20 - 3 17 और 3 - 16 -13। या 2 by 2 इसका ऑर्डर। तो वीडियो चलिए। फिर से अटक गई ना वीडियो? यस सर, फिर से चलिए। यार इन्होंने ना परेशान नहीं कर रखा। चलो चल गया। अब अगर ये चीज क्लियर है तो पेज नंबर 76 पर एग्जांपल नंबर 15 है, जो आप खुद कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल नंबर 16 है। ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। वो बोल रहे हैं ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? इसको खुद से करके देखोगे? यस सर, ये कर लूंगी मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल नंबर 16 भी छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना। और मैं 17 भी छोड़ रहा हूँ और मैं 18 भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है सर। क्योंकि बेसिक जो फंडा है ना, वो मुझे लगता है शायद तुम्हें क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन का। यस सर, वो सारा का सारा फंडा इसी में छुपा हुआ था। ट्राई करूंगी। हाँ सर वैसे इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये ऑपरेशंस है ना मैट्रिसेस के? सिर्फ यही है, सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ यही करना और कुछ नहीं करना। मेरी वीडियो स्लो मोशन में चल रही है ना? सर फिर ये कि इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या सर? मेरी वीडियो को स्लो मोशन में चल रही है ना? सर मैं अभी 1 मिनट में, बहुत ज्यादा हाँ मैं इसको 1 अचानक से मिनट फिर में फास्ट बंद, फॉरवर्ड हो जाती है। हाँ मैं इसको अभी 1 मिनट में बंद ही करने वाला हूँ। आप बताओ इसमें कौन सा वाला लग रहा है जो डाउटफुल है 3.2 का? सर बताते हैं इसे। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 20 जो था ना वो, और हाँ बाकी 21 ठीक है। 21 22 ये वाले तीनों। 21 और 22 अभी करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 20 तो कर लोगे शायद। क्वेश्चन नंबर 20 हाँ 20। सर एक्चुअली वैसे ओरली तो हो जा रहा है तुरंत, लेकिन पता नहीं इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था जब उन्होंने समझाया था, मेरी स्कूल टीचर ने, तो मैं तो कंफ्यूज हो रही थी इस वाले क्वेश्चन में। उन्होंने आसान को मुश्किल बना के करा दिया होगा। अभी करवाता हूँ मैं। पहले एक काम करते हैं, पहले 21 और 22 देखते हैं। ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये वो चीज है जो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, ये उस कंसेप्ट के बेस पर ही होगा, नहीं तो होगा नहीं। 21 और 22, और मेरा वीडियो ढंग से दिखाई दे तो बताना, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा भी बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस। ठीक है सर। सर वैसे एक चीज पूछनी थी, क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा भी है कि मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसा भी कंसिडर कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं? बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि अगर मैंने किसी को कुछ भी ले लिया तो वो लेने के बाद में मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। 20 देखते हैं पहले। देखो, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। द सेलिंग प्राइस आर 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling the books using matrix algebra. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, उन्होंने बोला कि मुझे ये बताना है कि बुक्स दे रखी हैं और उसके बाद हमें ये बताना है कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। जो बुक सेलर है उसको बुक्स बेचने पर टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो टोटल अमाउंट तो सिर्फ एक ही टर्म होगी ना। फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाए कि मैंने 50 तरह की अलग अलग बुक्स बेची, और बुक्स बेचने के बाद में मुझे मेरे हाथ में टोटल पैसा कितना आया, तो मुझे टोटल अमाउंट है वो तो एक ही टर्म होगी ना। यस वो तो एक ही टर्म होगी, तो टोटल अमाउंट की जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी 1 by 1 मैट्रिक्स।
मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी ना, वो बनेगी बेटा 1 by 1 मैट्रिक्स, 1 by 1। ठीक है, उन्होंने बोला फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव, तो ये 1 by 1 की मैट्रिक्स बन गई। मैं लिख रहा हूँ उसको टोटल अमाउंट, बल्कि ऐसे लिखूंगा इधर, क्योंकि ये मुझे कैलकुलेट करना है। सर हमें पेपर में आया तो ऐसे लिखना है? अरे रुक तो जाओ, अभी तुम अपने आप समझ जाओगे। पहले मैं एक चीज लिखकर समझा रहा हूँ तुम्हें, फिर पेपर में क्या करना है वो भी बताऊंगा। यहाँ हो गया 1 by 1, और उसके बाद इसका मतलब मेरे को ये मिलेगा, मेरे को एक ही अमाउंट मिलेगा कि उसने टोटल पैसा कितना उसने कमाया, टोटल अमाउंट, तो वो एक ही टर्म होगी। तो इसलिए मैट्रिक्स हो गई 1 by 1। 1 by 1 का मतलब क्या है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम। अच्छा, तो द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। तो इसका मतलब मैं जानबूझकर पहली मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 by 3 की। केमिस्ट्री is for C, physics is for P, and economics is E। तो कितनी बुक्स हैं केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स हैं, यानी कि 10 into 12 120 बुक्स। सर हम 3x1 वाली क्यों नहीं बना सकते? हाँ हूँ ना अभी उसी पर, अभी तुम अपने आप समझोगे, बस 1 मिनट पेशेंटली वेट कर लो बस। फिजिक्स की बुक्स 8 into 12 यानी कि 108, और इकोनॉमिक्स की बुक्स 10 into 12 यानी कि 120। ये मैंने जानबूझकर 1 by 3 बनाया है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मैं जानबूझकर 3 by 1 बनाऊंगा। अब तुम समझ गए होगे क्यों। 80, 60 और 40, बता दो जरा 1 by 3 और 3 by 1 ही क्यों बनाया? ताकि इसका कॉलम और इसका रो सेम हो जाए, और मैं इसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरी 1 by 1 की बन जाए, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि फिर अगर 3x2 में 1x3 लेंगे तो 3x3 की रिजल्टेंट आ क्रॉस थ्री जाएगी। की बन जाएगी, बस ये चीज समझने वाली थी। क्योंकि अगर मैं इसको 3 by 1 और इसको 1 by 3 ले लूंगा, मल्टीप्लीकेशन तो तब भी पॉसिबल है, लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 3 by 3 की बनेगी। और मुझे क्या पूछा गया है कि मुझे तो टोटल अमाउंट बताना, तो टोटल अमाउंट इज ओनली वन फिगर, सिर्फ एक फिगर है। तो एक फिगर किस मैट्रिक्स में आती है? जो 1 ठीक by है 1 की मैट्रिक्स होती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि 1 by 3 का मतलब क्या है कि एक रो और 3 कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जरा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? 3। इससे क्या समझ में आता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 3 यस सर। एलिमेंट्स हो गए। अगर कोई मैट्रिक्स होती है, 3 by 2 की, देखो ये 3 by 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट 6 हो गए। समझ गए? अच्छा सर, ये एलिमेंट्स बताता है ये ये ऑर्डर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर पता मैंने चलता तो है ध्यान इससे। नहीं था। समझ गए? तो 3 by 3 की हाँ मैट्रिक्स, तो उसके अंदर यस क्या सर, होता है? 3 समझ मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ओके 1 सर, by 1 अब है, आ गया समझ में। हाँ, तो जैसे हमारे को वन एक एलिमेंट चाहिए, एक। अच्छा, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, ये प्रॉपर नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होते। तो ये प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि जब मुझे एक ही अमाउंट चाहिए, यानी कि एक ही फिगर चाहिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है बेटा, 1 by 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि मुझे इंटीजर चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। अब आप इसमें अपने आप लिख लेना कि लेट x be a matrix of the total amount which he received after selling these books। वो अपने आप कर लेना। ठीक ये है वैसे पढ़ना है, ये सर, क्लियर एक चीज मुझे क्वेश्चन वैसे है। एक और याद आई, पूछनी थी। जैसे हाँ जीरो मैट्रिक्स होती है ना हमारी, स्क्वायर हाँ मैट्रिक्स हाँ होती है, मतलब हाँ, वैसे भी हो सकती है, मतलब जीरो होता है उसके अंदर। नल मैट्रिक्स है। अगर जैसे कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे एम्प्टी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कुछ होता है, हाँ होता है। नल मैट्रिक्स करके कुछ होता है, नल मैट्रिक्स जो होती है ना, नल मैट्रिक्स तो के उसको अंदर भी हम ये जीरो मैट्रिक्स ही कंसीडर करें?
बताता हूँ, जो नल मैट्रिक्स होती है, सर नल आवाज नहीं आ मैट्रिक्स, रही। नल मैट्रिक्स में अगर 2 by 2 की है नल मैट्रिक्स, तो उसके अंदर क्या होगा, 4 एलिमेंट्स होंगे और चारों के चारों जीरो होंगे। तो सर जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स एक ही चीज होती है? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स एक ही बात है, अच्छा ठीक एक है। ही बात है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें ना, उसमें डिपेंड करता है कि जैसे नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है, एक नल मैट्रिक्स में ये नहीं होता कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो नहीं बोलते। नल मैट्रिक्स वो होगी जिसके अंदर अच्छा सारे के सारे एलिमेंट जीरो। सो नल मैट्रिक्स आपकी 2 by 2 भी हो सकती है, 2 by 3 भी हो सकती है, 4 by 4, 4 by 6 कुछ भी हो सकती है। उसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि सारे अच्छा के सर, सारे एलिमेंट जीरो हमने ना है। हाँ हमारे ना क्लास में जब डिस्कशन हो रहा था, तो हमने हाँ मैम से पूछा था कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, जीरो भी नहीं लिखा, जैसे हमारा एम्प्टी सेट होता है ना, नल सेट, हाँ 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 वैसे तो वो भी हाँ। कुछ एग्जिस्ट करता है नहीं करता है? उन्होंने कह दिया होगा एग्जिस्ट नहीं करता। ये सर कहा होगा नहीं करता। बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होता है। ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होती जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना अच्छा हो, ठीक कोई है। कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यस पर। सर। एक्चुअली में मैंने ना मैंने अपना यहाँ जो सिस्टम लगा रखा है, इसमें लैपटॉप और मोबाइल दोनों कनेक्ट कर रखे हैं, तो मुझे खुद भी मेरी वीडियो कैसी दिख रही है वो दिखाई देती रहती है, और मेरी वीडियो अटक अटक के आ रही है। अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। 21 और 22 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी। Assume X, Y, Z, W and P are matrices of the order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3, p by k। चलो जी, मेरे को दे रखी है 1 2 3 4 5 मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ X की। X का ऑर्डर 2 by n, तो Y का ऑर्डर 3 by k, तो Z का ऑर्डर 2 by p, W का ऑर्डर 8 3 by k, 2 by p, n by 3। और P का ऑर्डर P by k, कैपिटल P का ऑर्डर P by k। ये हो गया। देखो, कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन होगी कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो, तो सबसे पहले मैं पी वाई की बात करता हूँ। सबसे पहले पी वाई की बात करेंगे और उसके बाद डब्ल्यू वाई की बात करेंगे। तो पहले पी वाई की बात करो चलो। तो पी, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर है पी वाई के। फिर वाई, वाई एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर है 3/k, है ना। और इन्होंने ये बोला है हमको कि जैसे ये पी वाई है, तो पी वाई और पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अगर मैं पी वाई की बात करता हूँ, तो पी वाई मल्टीप्लाई ही तब होगा जब इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों के दोनों सेम हो जाए। ये बताइए, समझ गए? यस सर। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 3, k इज इक्वल टू 3, ये होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है। फिर पी वाई का ऑर्डर क्या आ गया, यस सर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई का ऑर्डर आ जाएगा पी बाई के। ग्रॉस ए। क्रॉस के। अच्छा, अब हमें करना क्या है बेटा, हमें करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये करना है मुझे। पी वाई और डब्ल्यू वाई इसको ऐड कब कर सकते हैं, जब पी वाई का जो ऑर्डर आया है और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर दोनों सेम आ जाए। ठीक है भाई, एडिशन तो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। यस सर। मैं 2 by 2 की मैट्रिक्स में 2 by 3 की मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकता।
मैं 3x3 की मैट्रिक्स में 2x1 की मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते, ऑर्डर सेम होने चाहिए। एडिशन में ये होता है। अब डब्ल्यू आई की बात करते हैं, तो देखिए डब्ल्यू मैट्रिक्स क्या है, n/3। डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/3 मल्टीप्लाई बाई y का ऑर्डर है 3/k। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इसका कॉलम और इसका रो ये तो दोनों सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर यहाँ पर क्या आ रहा है, n/k। और py प्लस wy इन दोनों को ऐड होने के लिए, इन दोनों को ऐड होने के लिए p/k मस्ट बी इक्वल टू m/k। यस सर। p/k ठीक। मस्ट बी इक्वल टू m/k। इसका मतलब क्या है, p इज इक्वल टू m। तो क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन पूछ रहे हैं, k शुड बी इक्वल टू 3 एंड p शुड बी इक्वल टू m। ये होना चाहिए तभी ये हो पाएगा। तो आंसर है आपका ए पार्ट, 21 का आंसर है ए पार्ट। यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 if n is equal to p, ये दे रखा है कि n p के इक्वल है, then the order of the matrix 7x minus 5z। चलो 7x minus 5z, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना एक ही जैसे होते हैं, दोनों भाई बहन होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या ये दोनों में ही हमें ये देखना होता है कि ये सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब इसका और इसका दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो अगर मैं 7x की बात कर रहा हूँ, तो 7x में अगर मैं 7x की बात कर रहा हूँ, तो 7x में 7 तो कांस्टेंट है, वो x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ना यहाँ पर क्या लिखो, 7x इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो बस। भाई 7 क्या है, x हमारी कोई भी मैट्रिक्स हो उसके अंदर 7 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाना है, ये 7x होता है। अब x का ऑर्डर कितना है, 2/n। 5z, 5z का मतलब क्या है कि 5z मैट्रिक्स खराब। एक मिनट बस वेट कर लो, 1 मिनट में शायद हो जाएगा। ठीक हो गया शायद, हाँ हो गया। 7x और फिर 5z, 5 का 5z का मतलब क्या है कि z कोई भी मैट्रिक्स है, 5 उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी आएगा वो भी उसका ऑर्डर में 2/p होगा। यस सर। है ना? और इन्होंने दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कंडीशन ये है कि n is equal to p, then the order of the matrix 7x minus 5z, n की वैल्यू p के बराबर है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसका मतलब n is equal to 2, n is equal to 2 होना चाहिए। भाई दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो नहीं, गलत बता रहा हूं। हाँ सर वैसे n 2 के इक्वल होना चाहिए, वो तो सही रहेगा हाँ, ताकि इन लोग का वो हो सके। अच्छा एक नहीं नहीं बात नहीं तो, ठीक है। 2 क्रॉस m 2 क्रॉस p के इक्वल होना चाहिए। सुन लो तो सही, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो रो तो दोनों की सेम है ही, दोनों का ऑर्डर भी सेम, जो कॉलम है वो भी सेम होने चाहिए। तो n इज इक्वल टू p, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी ना बेटा, वो बन जाएगी हमारी 2/n की, या तो 2/n की आ जाएगी या 2/p की, दोनों एक ही बात है भाई, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए ना। और n इज इक्वल टू यस p सर। रखा है, n इज इक्वल टू p दे रखा है, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, p की तो वही वैल्यू होगी जो n की वैल्यू होगी। तो यस और सर रो ठीक दोनों है। के सेम दे रखे हैं, इसका रो भी 2 है, इसका रो भी 2 है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। इन्होंने देखो
या तो आंसर होना चाहिए 2/n या होना चाहिए 2/p। इसका आंसर बी है। ये सर मैंने ऐसे किया था, मैं आपको दिख रहा है आपको ये, यही चीज मैंने भी करी थी हाँ तो स्क्रीन ठीक पे। है फिर, ठीक है, ओके सर। समझ गए ना। यस सर। अब ना एक काम करेंगे, ट्रांसपोज वाला कल करेंगे, मजा नहीं आ रहा, बहुत वीडियो खराब हो रही है। सर बेसिक थोड़ा कर लेते हैं ताकि मैं एक्सरसाइज ट्राई कर सकूं, मुझे ये था ट्रांसपोज हाँ, फिर जो बहुत ताकि। बढ़िया, आप ना खुद एक बार करना ट्राई, जो अटके वो पूछना। और नहीं नहीं सर, मैं कह रही थी कि जैसे ना हम लोग इसमें थोड़ा सा बेसिक समझा दो तो फिर मैं ट्राई कर लूंगी, मुझे थोड़ा बहुत ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आ डाउट जाएगा था। आ जाएगा, रुको रुको रुको, मैं समझाता हूँ। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूछते हैं क्या? यस सर, ये भी, और एक बार फिर भी आप थोड़ा सा बेसिक्स बता दो फिर मैं ट्राई कर लूंगी। रुको 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 बताता हूँ। तो ट्रांसपोज में ऐसा होता है, अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या होगा? सर इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू कॉलम, ये हो जाएगा 2 × 3। 2 × 3 हो गया। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, तो इस मैट्रिक्स को अगर मैंने ए बोल दिया, तो इसका ट्रांसपोज या तो ए की पावर टी बोल दो या ए डैश बोल दो। तो ये हो जाएगा 1 2 3, पहली रो में लिखा हुआ है 1 2 3 को पहले कॉलम में लिख दो, 1 2 3। 4 5 6 दूसरी रो में लिखा हुआ है, 4 5 6 को दूसरे कॉलम में लिख दो, बस हो गया काम। ठीक है सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर पलट जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ये अब देखो 1 2 3, 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। ऑर्डर रिवर्स होता है सर इसमें बस। हाँ, सर इसमें ऑर्डर रिवर्स होता है बस। ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, आपको कोई भी, आप अपने टीचर से पूछेंगे या किसी भी अपने फ्रेंड से पूछेंगे, तो वो बोलेंगे ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो का कॉलम बन जाता है, कॉलम का रो बन जाता है, वो ये बताएंगे आपको। आप क्या करो, आप दोनों के बीच में ना और लगा देना, और इसका मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा कि रो का कॉलम बन जाता है, तो बस मैं यही बोलूंगा रो का कॉलम बन जाता है, मतलब मैंने यहाँ पर कॉलम का क्या हो रहा है मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पहली रो को आप पहला कॉलम बना दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहली रो को उठाकर पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को उठाकर दूसरा कॉलम बना दिया। कॉलम के साथ क्या हो रहा है, कॉलम्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर पकड़ लेंगे, आप बस एक फंडा पकड़ कर चलो, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, दोनों को साथ साथ लेकर मत चल जाना, खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ठीक है सर, हाँ एक सर चीज ओके। पकड़कर चलो, बस एक लाइन पर चलना कि मुझे ट्रांसपोज आती है, आप आंख बंद करके कि ट्रांसपोज आती है, मुझे सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम रो में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। खुद देखो, पहला कॉलम क्या था 1 4, देखो पहले अपने आप ही इसका पहला रो बन गया 1 4। यस सर। दूसरा कॉलम क्या था 2 5, अपने आप ही दूसरा रो बन गया 2 5। ठीक है, ओके। अब हमें बस एक काम करना, हमें एक लकीर पर चलना है सीधे सीधे कि रो को कॉलम बना देना है बस। समझ गए, ठीक। ये यस ट्रांसपोज सर। हो गया। अब अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं और ट्रांसपोज लेने पर वो खुद ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो दोनों मैट्रिक्स का जो पेयर है, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके ठीक है अगर सर। किसी एक मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ और वो ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा ठीक ठीक है सर। है, और इतना हिंट बहुत है, लेकिन आप एक काम करना इसमें, सर इसमें पेज नंबर 86 पे एक चीज दी हुई है, हाफ ए प्लस ए एनी डैश स्टूडेंट। प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, यही ना? यस सर। हाँ, ये फंडा क्या है इसमें, इसमें ऐसा होता है कि आप ना को जरा करके देखना है इसको एक बार, बस एक चीज देखो,
सॉल्व मत करना, लिखना भी मत, जो बता रहा हूँ बस वो देख लो। ठीक है सर। A इज इक्वल टू, हमने एम ही लिख दिया, कुछ सोचा नहीं कुछ समझा नहीं, एम ही लिख दिया। रट लेना इस चीज को, जो बता रहा हूँ रट लेना इसे। हाफ, रट, हाँ, ठीक है। हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, याद रखना इसको, रट्टा मार लेना कि ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमेशा सिमेट्रिक आएगी, हमेशा सिमेट्रिक होगी ये मैट्रिक्स। और हाफ ए माइनस ए डैश ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये ये हमेशा किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होगी। लिए एक वैलिड मिनट है। रुको 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 रुको, पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहला तो फंडा ये है कि ये रटना है, ठीक है, उसके ठीक है। बाद ये भी जवाब दूंगा कि रटना क्यों है। सुनो जरा, हाफ ए प्लस ए डैश जो है ये सिमेट्रिक है, मैंने बिठा लिया दिमाग में। हाफ ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी दिमाग में बिठा लिया। आगे चलते हैं जरा, इसको एक्सपेंड करके देखो। 1/2 into a हाफ ए, 1/2 into a डैश हाफ ए डैश प्लस हाफ ए और माइनस हाफ ए डैश। इस माइनस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए डैश कैंसिल, हाफ ए प्लस हाफ ए कितना हो गया, ए हो गया। मतलब ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश ये मैं लिख सकता हूँ। पहली चीज तो सिर्फ ये हो गई। अब ये सवाल उठता है कि क्या रटवा रहे हो आप हमको, ये क्या चीज है, नहीं आ रहा समझ में, क्यों रट क्यों में फालतू में, मुझे तो समझना है। चलो समझते हैं फिर इसको। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ए को ऐसे लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू ए ही आ गया ना फाइनली, यस सर, यस सर। है ना, ये चीज तो हो गई। अब ये देखना है कि ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक कैसे है। इसमें ऐसे होता है कि ये जो पहली मैट्रिक्स है ना बेटा, मैंने इसको मान लिया कैपिटल पी और दूसरी मैट्रिक्स को मैंने मान लिया कैपिटल क्यू। तो कैपिटल पी की बात करते हैं। कैपिटल पी क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश। अब ए यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए कोई भी जनरल मैट्रिक्स है। अब देखो ये पी है, तो पी डैश निकालो जरा, हाफ ए प्लस ए डैश का होल डैश, पूरे का ट्रांसपोज। किसी कांस्टेंट का ट्रांसपोज निकलता नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, तो हाफ को तो निकाल लो बाहर। और ये हो गया ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। हाफ अपनी जगह, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो वही आ जाता है जो मैट्रिक्स होती है ए। तो ये हो गया ए डैश प्लस ए। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, तो मैं इसको हाफ ए प्लस ए डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। और हाफ ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स पी थी, अगर मैंने पी का ट्रांसपोज लिया तो वो पी के ही बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स पी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो, यस सर। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन को, सोचते हैं जरा डेफिनेशन क्या थी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू है हाफ ए माइनस ए डैश, मैं तो क्यू ट्रांसपोज निकालूंगा, तो हाफ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। हाफ का तो कोई ट्रांसपोज नहीं निकलता, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज बाहर। फिर ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हाफ ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हो जाता है। अच्छा, अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ ए माइनस ए डैश क्या था, क्यू, तो माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब क्या है, फिर क्यू डैश
हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब क्यू जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ई जो मैट्रिक्स है यस वो सर। और इसका मतलब क्या हुआ कि एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ, समझे? सर एंड में आपने क्या रिपीट किया, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। हाँ हाँ हाँ, बताओ। मैं वही कह रहा हूँ, आज ना मजा नहीं आ रहा, वीडियो थोड़ी वैसी ही है। P हो गया हाफ ए प्लस ए डैश, ये तो P तो बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर प्रूव करके देख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एनी मैट्रिक्स कैपिटल A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा पेज नंबर 87 पर एग्जांपल नंबर 22। देखिए यस सर। इन्होंने दिया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल B as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो आपके लिए बेहद आसान है। आप क्या करो, B है हमारे पास, तो आप B का ट्रांसपोज तो निकाल लोगे। एक यस फंडा सर। करना है बस, सिर्फ रो को कॉलम बना देना। पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। कॉलम्स अपने ठीक आप अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, बी ट्रांसपोज हो गया, आपके पास बी आ गया, आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। आप दोनों को ऐड कर सकते हो। यस सर। आप दोनों को ऐड करा, आपने बी प्लस बी डैश करा और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हाफ बी प्लस बी डैश आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोल दीजिए कैपिटल पी, उसको बोल दीजिए कैपिटल पी। फिर क्या ठीक है करो, सर। बी में से बी ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो, बी माइनस बी डैश, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई का मतलब बी माइनस बी डैश के हर एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। मैट्रिक्स को क्यू बोल दीजिए, वो आ जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप कहेंगे कि कैपिटल B इज इक्वल टू P प्लस Q वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज पता पता है, एग्जामिनर आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा है इसका। ठीक है सर। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। सर बेसिकली इसमें जैसे हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के कर दे तो हो जाएगा ना? बस 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 फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो और कर दो। इस ठीक है। ट्रांसपोज वाले में अगर कुछ था तो बस यही चीज थी इंपॉर्टेंट। और ठीक है मुझे सर। लगता है कि आप ये दोनों ही एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के दोनों ही कर लोगे। ठीक है सर। ठीक है, ये दोनों करना। फिर जो नेक्स्ट है ना आपका अगला जो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन को बिल्कुल मत छेड़ना, ये मैं बताऊंगा। यस सर, इसमें ना मतलब मैंने उस टाइम जब किया था खुद, ये 2-3 बार एक्सरसाइज करी थी। इसमें हाँ मतलब इसमें ऐसे आया था कि मतलब मैंने उस टाइम की यहाँ से एडिशन करके, जो जैसे ये है ना पेज नंबर 93 पे, हाँ हाँ, उस टाइप से कर लिया था कि मतलब कि हाँ 2-3 करके बस कॉलम रो में करते रहना है। वो छोड़ दो, तो तुम बस वो छोड़ वैसे। दो। जो तुम्हें आता भी होगा ना इसमें, तुम उसको भी दिमाग से निकाल देना। मैं बिल्कुल फ्रेश बताऊंगा कि करना क्या है, और मैं एक ठीक पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न को पकड़ कर चलना, क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही आता है। मैंने बैच के हर बच्चे को करा रखा है और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ठीक है सर। ना, तो बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, अगले क्वेश्चन से आप खुद कहोगे कि नहीं सर मैं खुद करूंगी, अब मत बताओ आप। ठीक है, ठीक है तो ये सर। मैं, हाँ ये मैं आपको कल बताऊंगा। और बस ओके। इतना आप 3.2 और 3.3 तक कंप्लीट करके रखो, सही हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। ओके तो कल मिलते हैं फिर। सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की वेटेज क्या होगी मतलब पेपर में? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की, मेरा जो लेटेस्ट ब्लूप्रिंट था ना वो ये ले गया था, प्रणव ले गया था। 1 मिनट रुको, देख कर बताता हूँ। एक्चुअल में दिमाग से निकला रहता है क्योंकि अभी इसी साल सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले वाला तो पैटर्न बना था, मेरे को 14 नंबर का आता था। अभी बताता हूँ, मेरे टोटल वेटेज 10 नंबर की है। अच्छा हाँ, सर, आपके टोटल पास एक वेटेज 10 सारे नंबर चैप्टर्स की की है। वेटेज और वाली लिस्ट ये है? देखिए इधर ना, ये दे रखा है, ये सिलेबस 2019-2020, ये वाला सिलेबस है क्लास 12 का। तो इसमें अगर दिखाई दे रहा हो, सबसे ऊपर रिलेशन से फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन 8 नंबर का है। और एलजेब्रा, एलजेब्रा में आती है मैट्रिसेस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों मिलाकर के 10 नंबर का। इनवर्स यस सर। ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। तो 4 ठीक नंबर है। की वेटेज कम हो गई है इसकी, पहले 14 नंबर का आता था। ओके सर। ठीक है। मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ अभी।
ठीक है सर, आपने वो मेरे क्वेश्चंस चेक किए थे जो मैंने आपको भेजे थे? मैंने करे नहीं चेक, वो एज इट इज रखे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा ठीक है सर। टाइम टेबल दोबारा मैं करके बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके।